अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? दिस इज़ सर हुसैन अगेन। क्लास 9 की केमिस्ट्री की एक और क्लास के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस की थी कल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको बता चुका था। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको हम और आगे लेके चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम एक टेबल करेंगे जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद हो, ठीक है। वो टेबल देखें, चैप्टर नंबर 2 है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पे हम अभी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। इसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, सही है। यहाँ पर आपको 10 एलिमेंट्स की लिस्ट नज़र आ रही है। कितने एलिमेंट्स की लिस्ट नज़र आ रही है आपको? 10 एलिमेंट्स की लिस्ट नज़र आ रही है। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ 10 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है, और आपकी बुक के अंदर या फिर जब आप अपनी बुक्स में इस क्वेश्चन को करेंगे, अपनी बुक्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, सही। रिमेनिंग 8 की मैंने नहीं की। रिमेनिंग 8 की मैंने इसलिए नहीं की कि रिमेनिंग 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग खुद करेंगे ताकि आप लोग की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। यहाँ ज़रा एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैंने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स अरेंज हैं अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक नंबर, सही है। हमारे पास सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? हाइड्रोजन आता है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, जिसका सिंबल क्या है? H, और एटॉमिक नंबर इसका होता है 1। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अगर आप कॉलम में आकर देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, सही है। 1s1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो आई थिंक इसमें 1s1 होनी चाहिए। 1s1 होगी, मे बी बुक में आपके थोड़ी सी मिस्टेक हो। यहाँ पर क्या होगी? एटॉमिक नंबर जितना होता है, मैंने कल भी ये बात बताई थी, जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है हम उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी परफॉर्म कर रहे होते हैं, सही है। तो इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिए और देखें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यानी इसका फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो फर्स्ट शेल का पहला सब शेल S होता है, और उसी S के अंदर हमने फिल्ड आउट कर लिया। कल मैंने आपको एक ट्री भी बना के दिखाई थी यहाँ पे, उस ट्री के अंदर भी आप उस ट्री से भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हीलियम। सिंबल आप याद रखेंगे He, हीलियम का सिंबल। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है, सही है। आपको एटलीस्ट 1 till 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक नंबर्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको 1 till 20 या 1 till 18 इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं आती तो आप इसको याद करें, आप इसको क्या करें? तैयार करें पेपर्स के लिए, क्योंकि आपके इन्हीं 20 एलिमेंट से वो क्या देता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रहा होता है, सही है। अब ज़रा आए, हम पहुँचे हैं हीलियम तक। हीलियम का सिंबल आपने देखा He, एटॉमिक नंबर 2। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने क्या किया कि 1s2, सही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड हो गए, तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमने यहीं पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ख़त्म कर दिया। थर्ड हमारे पास है लिथियम, जिसका सिंबल क्या होता है? Li, सही है। लिथियम का सिंबल क्या होता है क्लास? Li। मैंने ये सब इसलिए लिखा कि आप यहाँ से भी आसानी से याद कर सकें। इसका सिंबल याद करना है, इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद करनी है, और आपने ख़ुद से भी करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ। लिथियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है, सही है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। अब आए ज़रा एटॉमिक नंबर 3 पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हमने कहा कि 1s2, सही है। पहले शेल का पहला सब शेल हमारा फिल हुआ, जो कि क्या होता है? पहले शेल का पहला सब शेल क्या होता है? S होता है। और S कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है? ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ।
तो S टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। जैसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे रिमेनिंग, अब हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग है वो अगले शेल में जंप कर जाएगा, तो वो चले जाएगा सेकंड शेल में और सेकंड शेल के पहले सब शेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यूँ हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 एंड 2s1। क्लियर। हालांकि S के अंदर 2 की जगह होती है, लेकिन हमारे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हमने S के अंदर वो 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर लिया और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की यहाँ पे ख़त्म हो गई। सही है। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्लास नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट आता है वो एलिमेंट है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल क्या होता है? Be। सही, Be स्टैंड्स फॉर बेरिलियम एंड एटॉमिक नंबर इज़ 4। नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हमने कहा बेरिलियम के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। हमने कहा 1s2 एंड 2s2। वेरी सिंपल, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले शेल के सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड शेल में जंप कर गए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड शेल के पहले सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स भी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। यूँ हमारी बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 पे एंड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है जो कि बोरॉन। बोरॉन का सिंबल क्या होता है? B होता है, ओनली B इज़ द सिंबल ऑफ बोरॉन एंड एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 5 होता है। सही है। अब इस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपनी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर देख के की जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1s2 2s2 2p1। सही है। आप देख सकते हैं 2 + 2 4 + 1 5, टोटल 5 हमारे पास क्या है? इसके अंदर 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ देखें पहला शेल, उसका पहला सब शेल हमारे पास कौन है? S में 2 इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन है, मैंने आपको बताई। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, उसके बाद सेकंड शेल में जंप कर जाएंगे। सेकंड शेल का भी हमेशा पहला ही सब शेल फिल होता है। इसका पहला सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स सही फिल हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या हो गए? मूव कर गए सेकंड शेल के ही सेकंड सब शेल में। सेकंड शेल का सेकंड सब शेल कौन है? P है हमारे पास। S के बाद P आता है। सही है। P के अंदर टोटल अकोमोडेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की 6 तक गुंजाइश होती है कि हम उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल आउट कर सकें। 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के बाद फिर नेक्स्ट शेल में जंप कर जाते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है कि बोरॉन ने अभी तक 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। सही है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम P सब शेल में फिल कर देंगे। U बन जाएगा 2p1। अब इनको सम करें, 2 + 2 4 4 + 1 कितने आएंगे? 5। तो हमारे पास बोरॉन का एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं 5 है। ठीक है। नेक्स्ट कार्बन का सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इस एटॉमिक नंबर 6 की। तो स्टार्ट लिया हमने कहाँ से? स्टार्ट लिया हमने 1s2 से। 1s2 2s2 एंड 2p2। क्लियर। 2 + 2 4 4 + 2 6। हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? कार्बन के एटम में। सही है। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल्ड आउट किया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p2 पे क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। 2p2 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की क्या हो जाएगी? एंड अप हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? क्लास N होता है और हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है। ठीक है। अब 7 की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2
एंड 2p 3। 2 + 2 4 हो गए। अब p के अंदर 6 की एकोमोडेशन है, क्या हम 6 लिख लेंगे? नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे हम वो लिखेंगे हमेशा। सही है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फील्ड आउट हो चुके थे नाइट्रोजन की कंडीशन में, और 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे रहते थे, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए? इस p सब शेल को दे दिए। p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यूँ नाइट्रोजन के देख सकते हैं आप, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 था, तो हमारे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। 2 + 2 4, 4 + 3 7। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल आप देख सकते हैं O, उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। सही है, एटॉमिक नंबर 8। और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 1s2 2s2 एंड 2p4। क्लियर? 2p4 हो जाएगी। आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 2 + 2 4 एंड 4 + 4 8। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हमने इनको क्या कर दिया? इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स मौजूद है, तो हमने इसको क्या कर दी? 8 प्रोटॉन्स की फिलिंग कर दी तमाम के तमाम शेल्स में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन आ रहा है। फ्लोरीन, सही है, सिंबल क्या है इसका? केमिकल सिंबल F है। सही है, F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन। एंड एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? फ्लोरीन का 9 होता है। अब 9 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने 9 प्रोटॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहला फर्स्ट शेल 1s2, देन सेकंड शेल का पहला सब शेल 2s2, देन सेकंड शेल का ही दूसरा सब शेल जो कि p होता है 2p5। सही है, 2p5 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? फ्लोरीन के केस में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है, इन 9 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना था। हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी हम फिल कर चुके थे s ऑर्बिटल के अंदर। s ऑर्बिटल्स के अंदर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके थे, और हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे थे? 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स p को दे दिए। यूँ हमने फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म कर ली, यहाँ पे हो चुकी हमारी। नियॉन पे आए, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है क्लास? 10 होता है नियॉन। सही है, 10 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने। 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैसे करेंगे? 1s2 2s2 एंड 2p6। सही है, 2p6 पे हमारी नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही है। ठीक है, क्या आपने सिर्फ नियॉन तक करनी है? नहीं, आपने जाना है कहाँ तक? आपने जाना है एर्गोन तक। सही है, आपने कहाँ तक जाना है क्लास? एर्गोन तक जाना है। एर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है 18। सही है, एर्गोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18 होता है। आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स 18 हो या 20 हो या 30 हो। आपको मैंने पिछली क्लास में एक ट्री बनाई थी, ऐसे मैंने क्रॉस लगाए थे, आपको याद होगा। इस तरह कुछ क्रॉस लगाए थे हमने, इस तरह मैंने क्रॉस लगा के कुछ आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करना सिखाए थे। इस ट्री को या इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे? एर्गोन तक, यानी नियॉन के बाद एटॉमिक नंबर 11 जिसका होगा वो आएगा, फिर एटॉमिक नंबर 12 जिसका होगा वो आएगा, फिर एटॉमिक नंबर 13 वाला आएगा, एटॉमिक नंबर 14, 15, 16, 17 एंड देन 18। सही है, 18 कौन है? एर्गोन है, एटॉमिक नंबर इसका 18 है। तो आपने 18 तक जाना है, और आपने रिमेनिंग जो 8 एलिमेंट्स हैं हमारे, वो मैं आपको होम एक्टिविटी दे रहा हूँ, मैं आपको होम प्रैक्टिस दे रहा हूँ। आप एक्टिविटी करें रिमेनिंग 8 एलिमेंट्स के लिए। आप रिमेनिंग 8 एलिमेंट्स के लिए एक्टिविटी करेंगे अपने घरों में, और 8 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग खुद करेंगे, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्लास हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो चुकी है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, क्योंकि हमने पिछले दो से 3 लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ाई है, उनकी एक्सरसाइजेस करवाई हैं। तो उनको आप क्या करें? गौर से सुने और उससे प्रैक्टिस करें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या करें? स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपको पेपर में मसला ना हो।
ठीक है। उसके बाद क्लास हमारा आज का सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई मसला है तो आप नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कोई इशू आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, इसी सेम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सही है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे आज। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, जो टाइम बचा है उस टाइम में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझेंगे। सही है। सो फार मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराया था, प्रोटॉन्स कराया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स भी करवाया था। सही है। तो इसी चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सही है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, जब एटम डिस्कवर्ड हुआ, जब उसके अंदर प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुए और उसके अंदर तमाम के तमाम पार्टिकल्स का जब एग्जिस्टेंस पता चल गई, तो उसने क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट से वो ये कंफर्म करना चाह रहा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स यानी इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस किस तरह से रह रहे हैं और इसके अंदर कितने नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं या कितने पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, किन की क्वांटिटी ज़्यादा है, कम है, या फिर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक साथ एक एटम के अंदर किस तरह रह रहे हैं, कौन ज़्यादा तादाद में रहता है, किस तरह रहते हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। सही है। इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अदर नेम्स भी पेपर में आ सकता है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इस नाम से भी पेपर में आ सकता है, तो आपने कंफ्यूजन नहीं होना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहें या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहें या फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहें, एक ही बात है। इसका नाम क्यों दिया इसने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट? इसने इसका नाम इसलिए दिया था कि इसने क्या किया था, एक गोल्ड फॉयल ली थी जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थिक थी। एक गोल्ड फॉयल ली थी जिसकी थिकनेस क्या थी, 0.004 cm। सही है। गोल्ड फॉयल यानी एक गोल्ड की शीट ली थी, उसकी थिकनेस उसने क्या की थी, कितनी ली थी, 0.0004। ये बहुत ही लीस्ट थिकनेस है, बहुत ही कम थिकनेस है। सही है। उसने इसको इतना कम थिक क्यों रखा या फिर इसको इतनी कम थिकनेस क्यों ली, उसकी वजह ये थी क्लास कि उसने वो क्या चाह रहा था कि जितने वो अल्फ़ा पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स इस शीट पे, इस गोल्ड की शीट पे या इस गोल्ड फॉयल पे वो स्ट्राइक करे या वो बम्बार्ड करे, वो ईज़िली क्या हो, ईज़िली पेनेट्रेट हो जाएं इस गोल्ड फॉयल के अंदर से या इस गोल्ड फॉयल में। इसलिए उसने क्या किया था, इस गोल्ड फॉयल की थिकनेस क्या ली थी, 0.0004 सेंटीमीटर ली थी। सही है। तो इसके बाद उसने क्या किया था, इसके बाद उसने एक थिकनेस ली गोल्ड फॉयल की 0.0004 सेंटीमीटर और फिर उसने उस गोल्ड फॉयल के ऊपर क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी। सही है। अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी। तो अब ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स कौन थे, ये हीलियम न्यूक्लियाई था। यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियाई। सही। हीलियम का न्यूक्लियस था, हीलियम से लिए थे इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स। इसके न्यूक्लियाई था, इस न्यूक्लियाई को क्या किया था इसने, बम्बार्ड किया था। सही है। किसके ऊपर, इस गोल्ड फॉयल के ऊपर। जब इसने इस गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्डमेंट की तो इसको क्या रिज़ल्ट मिला क्लास, इसको रिज़ल्ट मिला कुछ इस तरह। ये जो मैंने एक डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम के अंदर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जब गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की क्या हुई, बम्बार्डमेंट हुई। सही है।
तो उसको क्या रिज़ल्ट नज़र आया, एक एटम का इंटरनल व्यू बताया है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, वही अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो कि हीलियम का न्यूक्लियाई है को यूज़ किया था उसने एज अ अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये सारे वो पार्टिकल्स हैं जो उसने बम्बार्ड किए हैं, यहाँ से बम्बार्ड हो रहे हैं सारे पार्टिकल्स, और यहाँ पर उसने क्या किए, एक प्लेट लगाई है जिसके ऊपर ये जाके क्या हो रहे हैं, सारे के सारे स्ट्राइक हो रहे हैं। सही है। अब यहाँ पर क्या हुआ क्लास, जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो उसको कुछ ऑब्जर्वेशन दिखी, उसने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की। सही है। उनमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर पेनिट्रेट हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की अपसाइड, ऊपर की तरफ स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की कुछ पार्टिकल। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही रिपेल बेक हुई है। जब उसने बम्बार्ड किया है, जब वो पेनिट्रेट हुई हैं, रेस या पार्टिकल जब पेनिट्रेट हुई हैं तो वो क्या हुई है, एकदम से क्या हुई है, रिपेल बेक हुई है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे गई और रिपेल बेक होके वापस आ गई, आगे मूव नहीं कर पाई। सही। एक और ऑब्जर्वेशन क्या दिखी उसको, कुछ पार्टिकल्स बहुत ही लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, ऐसे जा रहे थे और बहुत ही लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, बहुत ही लार्ज अवेज जा रहे थे, बहुत दूर जा रहे थे। और ज़्यादातर पार्टिकल्स को उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या हो गए, अनडिफ्लेक्टेड, उनके अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, यानी कोई रिपल्जन और कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, और वो जैसे थे वैसे के वैसे गुजर गए। जिस तरह उसने फायर किए थे, जिस तरह उसने बम्बार्ड किए थे पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल पे, तो वो सीधे के सीधे जाके यहाँ पर कोटेड प्लेट के साथ क्या हो रहे थे, स्ट्राइक हो रहे थे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इस प्लेट के इस तरफ, मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड। सही है। इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जब वो पार्टिकल्स को क्या कर रहा था, फायर कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था उस गोल्ड फॉइल पर, तो क्या हो रहा थे, उससे पेनिट्रेट होने के बाद बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब ये कि किसी तरफ डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे थे। आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने एरोज के थ्रू दिखाया है, मोस्टली पार्टिकल बिल्कुल सीधे गए हैं, उनमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। ठीक है। ये सब उसको नज़र आया जब उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। तो उसने फिर इसी एक्सपेरिमेंट की बेस पर कुछ रिज़ल्ट्स दिए थे। वो क्या रिज़ल्ट्स थे, रिज़ल्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। सही है। और हम क्या करेंगे, इनको लिखने की भी कोशिश करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो। अच्छा, सबसे पहले ये हुआ कि उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। सही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, पास हो रहे थे अनडिफ्लेक्टेड। कुछ पार्टिकल स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, कुछ पार्टिकल लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, कुछ पार्टिकल बिल्कुल ही रिपेल बेक होके वापस आ रहे थे कुछ पार्टिकल, और कुछ पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे। अब इसने उनको क्या उससे क्या रिज़ल्ट निकाला, उन रिज़ल्ट्स को हम ज़रा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्या रिज़ल्ट्स निकले उनसे, उसने बताया कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर वॉल्यूम जो है आपका एम्प्टी है, ज़्यादा वॉल्यूम एटम के अंदर क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। सही है। उसने नंबर वन ऑब्जर्वेशन क्या दी, नंबर वन ऑब्जर्वेशन उसने दी क्लास के मोस्ट ऑफ एटम वॉल्यूम इज एम्प्टी। सही है। उसने ये रिज़ल्ट दिया कि ज़्यादातर जो एटम के अंदर जो ज़्यादातर हिस्सा है, जो ज़्यादातर जगह है, वो क्या है, खाली है। सही है। इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये खाली है, क्योंकि वो बता रहा है कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या हुए,
अनडिफ्लेक्टेड गए हैं, उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, वो बिल्कुल सीधे सीधे ट्रैवल करते हुए चले गए। इसका मतलब इस एटम के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसने उनको रोका, बिल्कुल एम्प्टी पार्ट से एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह थी, उस खाली जगह से वो क्या हो गए, पास होते चले गए। तो पहली ऑब्जर्वेशन उसने ये देखी, पहला रिजल्ट ये आया कि सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम, since most of the particle pass through the atom, that's why most of the atom volume is empty. Clear? सबसे पहला रिज़ल्ट आप उसको ये लिखेंगे, इन रिज़ल्ट्स को भी अपने पास नोट करते जाएं। इसी तरह सेकंड रिज़ल्ट उसने ये कंक्लूड किया कि डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस इन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, ये जो स्मॉल डिफ्लेक्शन उसको शो हुई है, इस तरफ आप देख सकते हैं यूँ, ये जो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो हुई है उसने ये बताया, इसको देखकर इससे ये रिज़ल्ट निकाला इस स्मॉल डिफ्लेक्शन से कि उसने कहा कि एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, फ्यू अमाउंट में इसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो हो रही है वो क्या शो कर रही है, वो ये शो कर रही है, वो ये प्रूफ कर रही है कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस सेंटर ऑफ एटम में मौजूद होते हैं, सही है, जिनको क्या कहते हैं हम, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम। आपको मैंने बताया भी था कि एक एटम है, उसका सेंटर पार्ट हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। तो इसने इस स्मॉल डिफ्लेक्शन से, जो डिफ्लेक्शन स्मॉल हो रही है, उससे ये बताया कि एटम के सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सही है। सेकंड रिज़ल्ट उसने बता दिया कि एटम के अंदर मोस्टली क्या है, सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, और जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, इसको आप बुक से भी देख लेंगे। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नॉन एज न्यूक्लियस, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सही है। इसी तरह उसने थर्ड ऑब्जर्वेशन निकाली थी कि जो कंप्लीटली रीबाउंस हो रहे थे कुछ पार्टिकल्स, सही है, कुछ कंप्लीटली रीबाउंस हो रहे थे, वापस आ रहे थे, रिपेल बैक हो रहे थे। वो कौन सा पार्टिकल था, ये दिखाया मैंने, यहाँ से ऐसे गए पार्टिकल और कंप्लीटली रीबाउंस होके वापस आ रहे हैं। सही है। इससे उसने क्या रिजल्ट निकाला कि उसने ये निकाला कि एटम के अंदर ऐसी जगह भी मौजूद हैं जो कि क्या है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ही डेंस रखती हैं, बहुत ही हार्ड है। सही है। ये पार्टिकल्स गए और उनको, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एटम के अंदर बहुत ही हार्ड और डेंसली पॉपुलेशन थी, बहुत ही हार्ड था एटम, इस वजह से क्या हुए, ये पार्टिकल्स वापस रिपेल बैक हो गए। सही है। उसने क्या दिया था, ये दिया था रिज़ल्ट इसका कि कुछ पार्टिकल जो कम्प्लीटली क्या हो रहे हैं, रीबाउंस हो रहे हैं, उससे ये जगह दी कि न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। ये रिजल्ट दे दिया उसने थर्ड। न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। न्यूक्लियस बहुत ही डेंस है और हार्ड है, इसीलिए तो डिफ्लेक्शन शो हुई है, कम्प्लीटली रिपेल बैक हुआ है। अगर ये इसका न्यूक्लियस डेंस नहीं होता, हार्ड नहीं होता, या इसके न्यूक्लियस में जगह मौजूद होती है, खाली होता, तो ये कभी भी इस तरह रिपेल नहीं होते पार्टिकल, ये बिल्कुल सीधे चले जाते। ये कहीं ना कहीं एटम के न्यूक्लियस से टकराए जाके, इसलिए ये वापस क्या हुए, रिपेल बैक हुए। ठीक है। तो बता दिया कि भाई न्यूक्लियस वेरी डेंस एंड हार्ड, इसीलिए ये पार्टिकल्स क्या हुए थे, वहाँ से रिपेल बैक हुए हैं। ठीक है। नंबर थर्ड बता रहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। फोर्थ बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड
द न्यूक्लियस। सही है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे होते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, सेंटर पार्ट इसके अराउंड यहाँ पर, सही है, इसके जो अराउंड शेल्स हैं उसमें मूव कर रहे होते हैं। ये भी एक रिजल्ट है किसका? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का। अच्छा क्लास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी इसके रिजल्ट्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इसके फर्दर रिजल्ट्स हैं हमारे पास, इसके फर्दर हमारे पास 3 रिजल्ट्स मौजूद हैं हमारे पास। इसके टोटल 7 रिजल्ट्स हैं हमारे पास। इसके टोटल हमारे पास 7 रिजल्ट्स हैं, हमारे पास फर्दर 3 रिजल्ट्स इसके क्या हैं अभी हमारे रहते हैं। तो हम क्या करेंगे क्लास, इसके जो 3 रिजल्ट्स हैं हमारे, जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस भी करेंगे और उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हमने ये सारा का सारा पढ़ा है यहाँ तक। इसके हमने 4 रिजल्ट्स पढ़े हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। इसके 3 रिजल्ट्स रहते हैं, वो 3 रिजल्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास का टाइम यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को ही। फिर आगे हमारे पास इसकी डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल आ जाएगा, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही, यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।